हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर मयूरी तिवारी। दोस्तों, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको सुबह सो के उठते साथ कम से कम 8 से 10 छींक आ रही है लगातार, आँख से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है, आंखों में खुजली हो रही है, जलन हो रही है, गले में खराश होने लग गई और बहुत परेशान बेचैन हो गया, तो ये जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कि उस व्यक्ति को राइनाइटिस या एलर्जी हो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एलर्जिक राइनाइटिस क्या है और बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं जिसके कारण एलर्जिक राइनाइटिस होता है। और दूसरी चीज़ कि अगर मान लो एलर्जिक राइनाइटिस है तो उनके क्या लक्षण हैं, क्या कारण है, या अपन इसको कैसे जानेंगे कि हमको किस चीज़ से एलर्जी है और उसका निवारण कैसे करेंगे, और ऐसे कौन से टेस्ट करवाए जिससे अपने को पता चले कि भाई हमको एलर्जी हो गई है, और होम्योपैथी मेडिसिन के साथ में उसका क्या क्या प्रिकॉशन है अपन जो आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक के बने रहिए। और दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक के पहुँच सके। अब एलर्जी क्या है, एलर्जिक राइनाइटिस जो है वो क्या है? जब नेजल कैविटी में नाक की जो झिल्ली रहती है अंदरूनी, उसमें आकार का इन्फ्लामेशन आ रहा है या सूजन हो जा रही है और एलर्जिक कंडीशन के कारण, तो ये एलर्जिक राइनाइटिस कहलाती है, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में छींक आना, बार बार छींक आना। कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं कि 5-7 से शुरू हो रही है, कई पेशेंट ऐसे रहते हैं कि 10-10, 12-12 छींक उठते साथ सुबह शुरू हो गई, या फिर आँख में जलन आ रही है, आँख से पानी आने लग रहा है, आँख में खुजली हो रही है और आँख से पानी आने लग रहा है, और अगर बहुत छींक आ रही है उसके बाद नाक में जलन हो रही है, गले में खराश हो रही है, कान में खुजली हो रही है। ये सारे साइन सिम्टम्स अपन को एलर्जिक राइनाइटिस में नजर आते हैं। अब ये एलर्जिक राइनाइटिस क्यों होता है? अगर अपन देख रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है कि घर में अगर अपन देखते हैं कि 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर में किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, चाहे अपन देख लें धूल है, धुआं है, डस्ट है, उसमें अगर उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसको तुरंत में अपने को ये पूरे साइन सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे, जबकि चारों को किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो एक पर्टिकुलर पर्सन को ही क्यों हुआ? इसका कारण ये होता है कि हर इंसान की ह्यूमन बॉडी में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली रहती है, इम्यूनिटी, सबकी अलग अलग रहती है, लेकिन कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी चीज के लिए स्पेशल हाइपर सेंसिटिव हो जाता है कि जैसे ही उसकी बॉडी के टच में आया तो उसका इम्यून सिस्टम बहुत एक्टिव हो जाता है, उस जो पर्टिकुलर चीज के प्रति वो अपने बॉडी में रिस्पॉन्स देने लगता है और उसके खिलाफ फाइट करने लगता है, जो कि अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल थी नहीं। बट इसी कारण उस व्यक्ति के शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन के साइन सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, जबकि दूसरे व्यक्तियों के लिए नहीं दिखाई देते। क्यों? क्योंकि ये उस पर्टिकुलर पर्सन का जो है खुद का इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता है ऐसी है कि वो हाइपर सेंसिटिव है, ओवर एक्टिव है, जो कि किसी ऐसी चीज के लिए है जो कि उसकी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। ये कंडीशन जो कहलाती है वो एलर्जिक कंडीशन कहलाती है। मतलब जो चीज हार्मफुल नहीं है उसके लिए अपनी बॉडी ओवर रिएक्ट कर रही है, तुरंत उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जा रही है, अपने शरीर के एंटीबॉडीज उससे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, उसके खिलाफ रिएक्शन दिखाने लग रहे हैं, तो ये कंडीशन जो कहलाती है एलर्जिक कंडीशन कहलाती है। अब अपन ये देखेंगे कि ये एलर्जिक जो कंडीशन है ये कैसे पता करें अपने बॉडी में कि कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो अगर धूल के धुएं के कांटेक्ट में आ रहा है, वो उस चीज को फील कर पा रहा है कि मान लो मैं धुएं में जाता हूँ तो मेरे को ये पूरे साइन सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि छींक आने लगती है, खांसी आने लगती है, कफ आने लगता है, तो वो बता पा रहा है कि भाई हमको धूल से है, कोई बोल रहा है डस्ट से, कि बहुत से कारणों से हो सकती है, किसी भी चीज से हो सकती है। ऐसी चीज जो अपन डेली रूटीन में भी काम कर रहे हैं, डेली रूटीन में अभी तक के अपनी बॉडी में उस चीज से बैड इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन अचानक से उससे होने लग गया, ऐसा कोई भी रीजन हो सकता है जो कि एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। जो पेशेंट बता पा रहे हैं कि हमको इस चीज से डस्ट से एलर्जी है या धुएं से या धूल से, तो वो तो बता पा रहे हैं, लेकिन जो किसी को कुछ ऐसे भी पर्सन रहते हैं जिनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमको ये सब क्यों हो रहा है, हम तो अच्छे वाले हैं, हमको तो किसी चीज से एलर्जी नहीं है, परंतु ये अचानक से हो जाता है और महीनों बना रहता है। यानी इसका सिम्टम ही यही है कि अगर एलर्जिक राइनाइटिस किसी को हो रहा है और वो लंबे टाइम तक के बना है, 15 दिन, 20 दिन, महीना, तो फिर ये एलर्जिक कंडीशन हो सकती है। क्योंकि जबकि अगर सीजनल अगर सर्दी खांसी बुखार होता तो वो 2 दिन 3 दिन में, या एंटीबायोटिक्स वगैरह जो यूज करने वाले हैं वो कर रहे हैं तो तुरंत रिलीफ मिल जाता, लेकिन एलर्जिक पर्सन को जब तक कि उनको एंटी एलर्जिक या उससे संबंधित कोई मेडिसिन न मिलेगी तब तक कि उनको रिलीफ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, ये अपने खुद के शरीर के इम्यून सिस्टम है जो कि अपने खिलाफ लड़ रहा है।
इसके लिए सबसे जरूरी है कि एलर्जी की जांच हो। अगर उसका परमानेंट ट्रीटमेंट चाहिए तो अपन क्या करवाना चाहिए, सबसे पहले अपन को टेस्ट करवाना चाहिए लेबोरेटरी में, ESR और IgE जो टेस्ट होता है, जिससे स्पेशल किस चीज़ से किसी पर्सन को एलर्जी है वो रिपोर्ट अपन को पता चल जाती है। उसके खिलाफ फिर अपन ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं कि भाई हाँ इनको इस चीज़ से एलर्जी है, तो उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तब फिर उसमें रिलीफ लगता है और परमानेंट रिलीफ लगता है। नहीं तो फिर वो पूरा जीवन फाइट करते रहते हैं, बार बार हो रहा है, वो फिर ठीक हो गया, फिर थोड़े दिन में फिर हो गया, ये कंटिन्यूएशन में चलता रहता है। अब अपन इसके साइन सिम्टम्स की बात करें कि क्या साइन सिम्टम दिखाई देता है, तो ये सिम्टम्स मैंने आपको बताई इसके पहले कि वो सब कंडीशन कि जिसमें बहुत अधिक मात्रा में छींक आना, नेजल डिस्चार्ज होना, नाक से पानी आते जाना और आँख से पानी आना, आँख में खुजली होना, लालिमा आ जाना, गले में खराश होना, कफ बनने लगना, कान में खुजली होना, इसमें से कोई भी सिम्टम्स जो है वो कुछ एक दो सिम्टम्स प्रोमिनेंट रह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सब में सब सिम्टम्स नजर आए। एलर्जिक प्रॉब्लम में तो स्किन पे भी इफेक्ट आ जाता है, परंतु ये अपन जो नेजल कैविटी के लिए है और इसका समय रहते अगर ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो ये नेजल कैविटी तक ही सीमित रहता है। और अगर अपन ये इसको बार बार नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि भाई हाँ हो गई सर्दी, या एक आध टैबलेट अगर एंटी एलर्जी खा लिए अभी ठीक हो गई, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर रिपीट हो रही है और फिर रिपीट हो रही है, जब तक कि उसका परमानेंट सॉल्यूशन ना मिल जाए, तो अगर उसको अगर लेट कंडीशन हो जाती है, अगर उसको अपन ऐसे ही डालते गए तो ये नेजल कैविटी से चालू होके गले तक की और चेस्ट तक की भी स्प्रेड हो जाती है। ऐसे पेशेंट में फिर बाद में अपन को अभी तो सिर्फ राइनाइटिस दिखाई दे रहा है, फिर गले में हो गई तो वो लैरेंजाइटिस, चेस्ट में हो गई तो ब्रोंकाइटिस, और फिर साथ में ये ब्रोंकल एलर्जिक अस्थमा के रूप में भी अपने को शो होने लगता है। जो बच्चे, बहुत छोटे बच्चों को अगर एलर्जिक अस्थमा हो रहा है और उनको किसी चीज़ से एलर्जी हो रही है जो वो बता ही नहीं पा रहे कि भाई हमको इस चीज़ से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, या जब हम ऐसी कंडीशन में जाते हैं, आते हैं, धूल धुएं के कांटेक्ट में आते हैं तो इससे हमको प्रॉब्लम आ रही है, वो नहीं बता पाते तब तक कि वो लेट हो जाता है और स्प्रेड हो जाती है बॉडी में। ये अपन को एलर्जिक अस्थमा के रूप में दिखाई देती है। यही कारण है कि इसको अगर एलर्जिक राइनाइटिस का पेशेंट है जिसको ये साइन सिम्टम्स से नजर आ रहे हैं तो उसका तुरंत मेडिसिन लेना चाहिए और उसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। परमानेंट सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब अपन लेबोरेटरी में जाके इसकी टेस्ट करवाएं या पेशेंट को खुद पता हो कि भाई हाँ हमको इस चीज से एलर्जी है। दोस्तों अब बात करते हैं कि एलर्जी के कारण क्या क्या है। एलर्जी के कारण में कुछ भी कारण हो सकते हैं, वो बॉडी पेशेंट के खुद की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि उसको किस चीज़ से वो हाइपर सेंसिटिव है। कॉमन कॉज में अगर अपन देख रहे हैं तो धूल है, धुआं है, डस्ट पार्टिकल्स हैं और पॉलन ग्रेन्स है। पॉलन ग्रेन के अलावा पैट एनिमल्स है, कई लोगों को जो पालतू पशु पालने का जो शौक रहता है, उनके जो हेयर्स रहते हैं उससे कई लोगों को एलर्जी रहती है। कई लोगों को खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी रहती है। कई लोगों को ऐसा रहता है कि स्ट्रॉन्ग परफ्यूम वगैरह से एलर्जी रहती है। स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, पाउडर है और किसी प्रकार का सोप है, ऑयल है, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। खाने पीने की चीज़ों में अगर अपन देखते हैं तो ज़्यादातर प्रोटीन से जो बनी हुई चीज़ें रहती हैं, जैसे अंडा है, मछली है और दालें, जो बीन्स हैं, जैसी किसी प्रकार की दालें हैं, उनमें पाए जाने वाले प्रोटीन से कई लोगों को एलर्जी रहती है। कई लोगों की सब्जियों में कि बीजे वाली कोई सब्जी रहती है उससे एलर्जी रहती है। कई ऐसे रहते हैं कि जिनको बीन्स वगैरह से एलर्जी रहती है। किसी भी चीज़ से, यानी कोई भी पर्टिकुलर चीज़ से किसी व्यक्ति को एलर्जी हो सकती है। इसके लिए कोई भी चीज़ रिस्पॉन्सिबल हो सकता है और ये बिना एलर्जी टेस्ट के अपन को पता नहीं चलता है, या फिर वो पेशेंट खुद महसूस करे कि हमको हाँ इस चीज़ से एलर्जी है, तो वो चीज़ एक कारण के रूप में अपन को सामने आता है। दोस्तों अब अपन बात करते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में कि ये एलर्जिक जो राइनाइटिस है इसका होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाए। इसमें सबसे पहले नंबर पे जो मेडिसिन आती है वो आती है एलियम सीपा। दोस्तों होम्योपैथी मेडिसिन में जो भी मैं 5-7 मेडिसिन बता रही हूँ, इसमें कुछ मेडिसिन मैं ऐसी बताऊंगी, 1-2 कि जो सभी पेशेंट के लिए जरूरी है, लेकिन बची हुई 3-4 जो मेडिसिन हैं वो साइन सिम्टम्स के बेस पे डिपेंड करती है। होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है, जिसमें से मैं जो सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है उसके बारे में डिस्कशन करूंगी और इसको अपने खुद के लक्षणों के आधार पर अपन को सेलेक्ट करना है। अगर आप बिना डॉक्टर के दिखाए अगर वो होम्योपैथी मेडिकल शॉप से खरीद के अगर उसको यूज करना चाहते हैं तो उसको अपने को साइन सिम्टम्स को खुद मैच करना पड़ेगा कि हाँ ये सिम्टम्स हमारी बॉडी पे जो है ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो फिर ये मेडिसिन हमारे लिए सुटेबल है। और जो मेडिसिन सबके लिए है वो कॉमन है, वो तो मैं आपको बताती ही हूँ। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं एक होम्योपैथी मेडिसिन एलियम सीपा।
एलियम सिपाक मेडिसिन के जो पेशेंट रहते हैं वो अगर अपन उनको ऐसे मिलते हैं कि वो जैसे ही एलर्जिक कंडीशन में अगर कांटेक्ट में आते हैं उनको बहुत छींक आती है, बहुत ज़्यादा छींक आ रही है, 5, 7, 10, 20 तक की छींक कंटिन्यूएशन में रुक रुक के लगातार आ रही है। उसके बाद उनकी नाक से पानी बहने लगता है, जो नेजल जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत कोरोसिव होता है कि नेजल डिस्चार्ज हो रहा है, बार बार नेजल डिस्चार्ज हो रहा है और वो पेशेंट अगर उसको हटा रहा है, पोंछ रहा है तो जो नॉस्ट्रिल की जो मेम्ब्रेन रहती है वो जलने लगती है, जलन होने लगती है। तो ये सिम्टम्स उसको अपन को एलियम सिपा में मिलते हैं। इसके अलावा उसको नेजल डिस्चार्ज के साथ आंख में जलन होना, गले में खराश होना, जो बार बार करके गले को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं अगर पेशेंट ऐसे बार बार, तो ऐसे पेशेंट के लिए एलियम सिपा बेस्ट मेडिसिन है। एलियम सिपा अपन को 30 पोटेंसी में लेना है और उसको शुरुआत की कंडीशन में 3 से 5 डोज तक के अपन को हर 1 घंटे में देना है, जब बहुत अधिक अपने को प्रॉब्लम हो उस कंडीशन में। और जैसे ही अपने को ऐसा लगने लगता है कि हाँ थोड़ी सी एलर्जी कंडीशन नॉर्मल हुई, तो उस कंडीशन में अपन को दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम, डायरेक्ट टंग में वो होम्योपैथी मेडिसिन लेना है और ऐसा कंटिन्यूएशन में अपन को 1 मंथ तक के कंटिन्यू करना है। इसके अलावा एक मेडिसिन, दूसरी मेडिसिन आती है जो सब कॉमन पर्सन सभी के लिए जरूरी है। अगर कोई एलियम सिपा के जिनके सिम्टम्स मिल रहे हैं तो वो एलियम सिपा तो ले दिन में 3 बार, लेकिन एक और मेडिसिन है जिसका नाम है हिस्टामिन। हिस्टामिन 200 पोटेंसी में लेना है, जो हर पेशेंट को 1 महीने तक के कंटिन्यू करना है, जो 2 ड्रॉप्स मॉर्निंग में सबसे पहले हिस्टामिन की लेना है। उसके बाद आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चालू कर दें कि जो अपने लक्षणों के आधार पर जो मेडिसिन मिल रही है फिर वो अपन कंटिन्यू लेते रहें। हिस्टामिन की 1 ड्रॉप अगर अपन 1 महीने तक के ले रहे हैं तो इससे किसी भी प्रकार की एलर्जेंस जो पर्सन है जिसको किसी भी चीज से एलर्जी हो तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट अपने को मिलता है। हिस्टामिन जैसे 2 ड्रॉप्स अपन ने सबसे पहले उठते साथ मॉर्निंग में ले लिए, उसके आधे घंटे के डिफरेंस से अपन एलियम सिपा शुरू कर सकते हैं। सेकेंड मेडिसिन आती है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम भी 30 पोटेंसी में यूज करना है। आर्सेनिक एल्बम के जो पेशेंट रहता है वो एलियम सिपा के पेशेंट से इस प्रकार डिफरेंट रहता है कि जो आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट को जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी एलर्जेंस जो आ रहे हैं, वो अधिकतर ज्यादा मात्रा में अपन को नाइट में दिखाई देते हैं। रात के समय में अगर किसी को यही प्रॉब्लम हो रही है और बहुत ज्यादा फुल साइन सिम्टम्स के साथ है तो आर्सेनिक उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है। इसके अलावा आर्सेनिक में ये भी सिम्टम मिलता है कि जो एलियम सिपा में नहीं है वो आर्सेनिक के पेशेंट को मिलेगा कि उसको बहुत अधिक छींक आ रही है, नेजल डिस्चार्ज हो रहा है, आंख में से पानी आ रहा है, गले में खुजली हो रही है, खराश हो रही है, तो सब साइन सिम्टम्स सब में कॉमन मिलेंगे। परंतु इसमें डिफरेंस ये मिलता है कि उसको जलन की मिलती है कि बर्निंग, जहाँ पे जैसे नेजल डिस्चार्ज हुआ और नाक अगर वो पेशेंट ने पूछा तो नेजल कैविटी में बहुत बर्निंग होती है, थोड़ी थोड़ी देर में जलन होती है, गले में जलन होती है, ये सिम्टम्स मिल रहा है तो अपन को आर्सेनिक के लक्षण मिलते हैं। और साथ में आर्सेनिक के पेशेंट को बहुत अधिक एंजाइटी रहती है, बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, तो ये दोनों में डिफरेंशिएट जो सिम्टम्स है। तो ये ऐसा मतलब जो दूसरी मेडिसिन है सब में कॉमन सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स तो सभी में मिलेंगे, क्योंकि राइनाइटिस या एलर्जिक जो कंडीशन है उसमें छींक आना, बार बार छींक आना, 10-20 की मात्रा में आना और आंखों में पानी आना, जलन होना, ये कॉमन सिम्टम्स सब में मिलते हैं। लेकिन ये जो कुछ पॉइंट्स रहते हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन आती है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर जो है वो भी 30 पोटेंसी में अपने को यूज करना है और नेट्रम्यूर में भी सेम वही साइन सिम्टम्स है, मल्टीपल छींक के अपने को पेशेंट को मिल रहा है, बहुत छींक आ रही, आंख से पानी, नाक से पानी आ रहा है, गले में खुजली, कान में खुजली, जलन, ये सब मिल रहा है। लेकिन डिफरेंट ये जो साइन सिम्टम्स रहता है इसमें कि नेट्रम्यूर के पेशेंट में अपने को ये डिफरेंशिएट सिम्टम्स मिलता है कि उसको बहुत अधिक छींक आती है और नेजल डिस्चार्ज होता है, बहुत अधिक नेजल डिस्चार्ज होता है, फिर थोड़ी देर में नाक बंद हो जाती है, यानी ड्राइनेस आ जाती है, नेजल कैविटी में ड्राइनेस आ जाती है, फिर थोड़ी देर बाद फिर उसको छींक आएगी, फिर ड्राइनेस मिलेगी। यानी अल्टरनेट अपन को जो सिम्टम्स मिलेंगे पेशेंट खुद बताएंगे या आप खुद जिनको है प्रॉब्लम वो खुद महसूस करेंगे कि पहले तो खूब छींक आई, फिर नाक बंद हो गई और नेजल ड्राइनेस मिल रही है, सूख जाती है नाक या बंद हो जाती है, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर छींक आने लग गई, फिर नाक खुल जाती है, फिर जैसे नेजल डिस्चार्ज बहने लग गया, फिर नेजल डिस्चार्ज जैसे रुका, फिर ड्राइनेस ऑफ नेजल कैविटी। ये सिम्टम्स अपन को नेट्रम्यूर में डिफरेंशिएट जो सिम्टम्स है ये मिलता है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन आती है सेबिडिला। सेबिडिला भी अपन को 30 पोटेंसी में मेडिसिन यूज करना है। सेबिडिला भी जो है ये एलर्जिक राइनाइटिस के लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है, लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं दूसरे साइन सिम्टम्स तो जो है सेम मिलेंगे इसमें, लेकिन डिफरेंशिएट जो सिम्टम्स मिलते हैं इसमें अपन को ये मिलते हैं
कि सेबेडिला के पेशेंट को गले में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, उसको खराश होती है और नेजल डिस्चार्ज और छींकों के साथ में उसको ऐसा लगता है कि गले में स्पुटम फंसा हुआ है, जिसको वो बार बार खराश करके बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है लेकिन कफ निकल नहीं पा रहा है। तो ये जो स्पेशल अलग से जो कैरेक्टर मिलता है वो सेबेडिला के पेशेंट में अपन को ये मिलता है। उसको बार बार ये महसूस होता है जैसे गले में कुछ फंसा हुआ है, कफ जैसा फंसा हुआ है, जो वो बार बार खराश करके बाहर लाने की कोशिश करता है। इसके अलावा सेबेडिला में अपने को ये सिम्टम मिलता है, जो डिफरेंशिएट सिम्टम मिलता है कि ऐसे पेशेंट को एलर्जिक राइनाइटिस के फुल साइन सिम्टम्स के साथ में हेडेक की प्रॉब्लम रहती है। और हेडेक भी तब होता है जब वो किसी चीज़ पे फोकस करता है या किसी एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करता है। जैसे पढ़ने बैठा, अगर कोई बच्चा है अगर पढ़ने बैठा तो अगर पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रहा है, या कोई वर्किंग मैन या वुमन है जो अपने किसी काम पे फोकस कर रहा है, अपना दिमाग लगा रहे हैं, उस कंडीशन में उसको सिर दर्द देने लगता है। तो ये हेडेक के जो सिम्टम्स रहता है ये इसको सेबेडिला को दूसरे जो मेडिसिन है उससे डिफरेंशिएट करता है। सेबेडिला अगर ऐसे पेशेंट में अगर अपन को दिख रहा है कि उनको हेडेक भी है, गले में कफ भी बन रहा है, खराश भी हो रही है और मतलब थ्रोट इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स है वो ज़्यादा दिख रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप सेबेडिला लीजिए। 30 CH की पोटेंसी में वैसे ही शुरू में जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तब अपन 5 डोज कंटिन्यू कर लिए, उसके बाद इसको दिन में 3 बार कर दिए और लंबे टाइम तक कि 1 से 1.5 महीने तक के कंटिन्यू मेडिसिन करेंगे तो आपकी जितनी भी एलर्जी प्रॉब्लम है धीरे धीरे सब सबसाइड हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मैं ये जो सब पेशेंट के लिए जो बताना चाहूँगी कि एक बहुत स्पेशल जो है मदर टिंचर है जिसको पोथस नाम है। पोथस जो मदर टिंचर है वो सब पेशेंट के लिए, जितने भी एलर्जिक पेशेंट है जिनके दूसरी मेडिसिन के साथ में भी इनको ले सकते हैं, एक तो हिस्टामिन और दूसरा पोथस। ये 2 मेडिसिन ऐसी हैं कि पोथस के अपन को 10 ड्रॉप्स लेना है और उसको दिन में 3 बार आधा कप कुनकुने पानी में सुबह, दोपहर और शाम ऐसे 3 टाइम यूज करना है। पोथस जो मदर टिंचर है ये धीरे धीरे आपकी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, यानी जो दूसरे फॉरेन बॉडी समझ के वो जो हार्मलेस जो भी चीज़ से अपनी बॉडी फाइट करने लगती है, इस सिस्टम को रोकने के लिए पोथस बहुत बहुत अच्छी बेनिफिशियल मेडिसिन है। अगर पोथस को लॉन्ग टाइम तक के लिया जाए, 1.5 महीना 2 महीने तक के यही डोज में कंटिन्यू किया जाए तो धीरे धीरे अपना जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट होने लगता है और अच्छी इम्यूनिटी आने लगती है। और फिर ये जो भी एलर्जी प्रॉब्लम है अगर अपन दूसरी मेडिसिन के साथ में अगर इसको यूज़ कर रहे हैं तो धीरे धीरे सब सबसाइड हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों ये तो हो गई ट्रीटमेंट की बात कि अपन कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करें अगर अपन को एलर्जिक राइनाइटिस है तो। इसके अलावा कुछ प्रिकॉशंस भी ऐसे ध्यान रखना है कि अपने को कारण क्या है। अगर किसी व्यक्ति को धूल है, धुएं हैं या डस्टी एटमॉस्फेयर है कहीं पे भी, या पॉल्यूटेड एरिया है वहाँ जाने से हो रहा है तो उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। कैसी जगह से अगर वो खुद समझ में आ रहा है कि भाई हमको इन चीज़ों से है तो उनको उस जगह जाना नहीं चाहिए, या जा रहे हैं तो प्रिकॉशन के साथ जाए आए। दूसरा कि अगर अपन ये देखते हैं कि कई लोगों को जो पेट एनिमल्स जो रहते हैं उनके हेयर जो रहते हैं उनसे एलर्जी रहती है, तो ऐसे लोग अपने पेट एनिमल्स को अवॉइड करें, पाले नहीं अपने घर में जिससे उनको एलर्जी हो रही है। खाने पीने से होने वाली एलर्जी जनरली लोग पकड़ लेते हैं कि भाई हम जब से ये बैगन की सब्जी खाएं, भिंडी की सब्जी खाएं तब से हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, या फिर ये दाल है, अंडा है, मछली है, जो भी हमारे ऐसी चीज़ें खाने में आई हैं जिसके कारण हमको एलर्जी हो रही है, तो वो सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और साथ में फिर मेडिसिन लेना चाहिए। यदि आपको पोलेन ग्रेन से एलर्जी है, तो ऐसे जो पेशेंट रहते हैं वो हरियाली जहाँ पे भी ग्रीन जो एरिया है उसको अवॉइड करना चाहिए जहाँ तक कि हो सके, कि जहाँ पे बहुत अधिक, कई लोगों का घर ऐसा रहता है जो आजू बाजू पूरी घास है, कई लोगों को फ्लावर के जो परागकण रहते हैं उससे एलर्जी रहती है, तो उस वेदर से बचना चाहिए। ऐसी जगह रहना चाहिए जहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीन एटमॉस्फेयर ना हो, ये उनको करना पड़ता है, तब फिर उनको धीरे धीरे एलर्जी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मैं फिर से मिलती हूँ आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।